नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा स्टील के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक मेगा मर्जर होता हुआ नजर आता है, तो इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टॉक पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो 7 कंपनीज का एमलगेशन हो रहा है। एमलगेशन मतलब बेसिकली मर्जर हो रहा है। ये 7 कंपनीज कौन सी हैं? टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टिन प्लेट कंपनी, टाटा मेटालिक्स, TRF लिमिटेड। ये 4 लिस्टेड कंपनीज हैं और बाकी की 3 अनलिस्टेड कंपनीज है जिनका नाम है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग, S&T माइनिंग कंपनी। तो अब ये एमलगेशन हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि टाटा स्टील अपने ग्रुप होल्डिंग स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप एसोसिएट कंपनी ओपन करते हैं, आप जॉइंट वेंचर्स करते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद इन सबको मैनेज करना मुश्किल होता जाता है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये एमलगेशन होता हुआ नजर आता है। 2019 से टाटा स्टील ने ऑलरेडी अपने 116 एसोसिएटेड एंटिटीज को रेड्यूस कर दिया है, जिसमें से 72 सब्सिडरीज थी, 20 एसोसिएटेड और जॉइंट वेंचर्स थे और 24 कंपनी करंटली लिक्विडेशन के अंडर चलती हुई नजर आती है। अब इसका फायदा क्या है, यह समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है। एमलगेशन से क्या फायदे हैं? फोकस्ड ग्रोथ होती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है और बिजनेस के बीच में आपको सिनर्जी क्रिएट होती हुई नजर आती है। ग्रुप का पूरा आपको 5S स्ट्रेटेजी चलता हुआ नजर आएगा। सिंप्लीफिकेशन, सिनर्जी, स्केल, सस्टेनेबिलिटी और स्पीड। आपने ईवी प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। पूरा टाटा ग्रुप यहां पर इन्वेस्ट करता हुआ नजर आता है, जिससे जो बन पड़ रहा है हर एक टाटा कंपनी यहां पर कंट्रीब्यूट कर रही है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, टाटा पावर हो, टाटा केमिकल हो, टाटा एलेक्सी हो। इस प्रकार से आपको काम चलता हुआ नजर आता है। एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, टाटा की ही कंपनी है, तो यहां पर सिनर्जी अगर बनती है तो ऑफ कोर्स खर्चे भी कम हो जाते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट भी आपको बनता हुआ नजर आता है। अब टाटा स्टील के बारे में बात करें, ये सारी कंपनीज मेटल सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, तो अगर इसे मर्ज किया जाएगा तो आपको एक्सपेंसेस कम होते हुए नजर आएंगे। एक जो सबसे यहां पर इजी और सरल यहां पर आपको एग्जांपल नजर आएगा कि लिस्टिंग करने के लिए, लिस्ट रहने के लिए भी आपको फीस देनी पड़ती है, तो ये फीस का खर्चा यहां पर बढ़ जाएगा। जो कॉमन स्पेस होते हैं वो यूज कर पाएंगे। एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आप काम वही कर रहे हैं, काम बंद नहीं होने वाला है, सिर्फ ये मर्ज हो रहा है। अलग कंपनी की तरह ये काम करना ईजी रहेगा या फिर एक ही कंपनी में थोड़ा सा अलग डिवीजन की तरह ये काम करना ईजी रहेगा। मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना भी काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये क्लियरली काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन यहां पर दिखाई पड़ता है। स्पेशली जो कंपनीज मैनेज करते हैं, फॉर मैनेजमेंट ये डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। तो अब यहां पर स्वैप रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं। 4 लिस्टेड कंपनीज हैं, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्या स्वैप रेशियो यहां पर दिखाई पड़ता है। तो अगर आपके पास टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के 10 शेयर्स हैं तो आपको टाटा स्टील के 67 शेयर्स मिलने वाले हैं। अगर आपके पास टिन प्लेट कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो टाटा स्टील के 33 शेयर्स मिलेंगे। टाटा मेटालिक्स के 10 शेयर्स हैं तो आपको टाटा स्टील के 79 शेयर्स मिलने वाले हैं। अगर आपके पास TRF के 10 शेयर्स हैं तो टाटा स्टील के आपको 17 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो ये स्वैप रेशियो में कहां पर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जैसा हमने LTI के मर्जर में, HDFC के मर्जर में डिस्कस किया था, यहां पर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये 4 चीजें यहां पर हो रही है तो चारों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का एक बार देख लेते हैं। ये फिगर क्या है? जैसा कि हमने देखा 10 टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के शेयर इज इक्वल टू 67 टाटा स्टील के शेयर्स। तो ये फिगर वही है, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से यहां पर 10 शेयर्स की वैल्यू ये निकल कर आती है और टाटा स्टील के 67 शेयर्स की वैल्यू ये निकल कर आती है। देखा जाए दोनों एक ही चीज है, आप चाहे ये खरीदिए या फिर ये खरीदिए। 10 शेयर्स आप टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के खरीदिए या फिर 67 आप टाटा स्टील के खरीदिए, एक ही बात होने वाली है क्योंकि ये मर्ज हो जाने वाले हैं। तो इसीलिए यहां पर हमें कहां फायदा ज्यादा नजर आता है ये देखना है, उस हिसाब से हम खरीदारी अपनी प्लान करेंगे। तो यहां पर आपको 6% का डिफरेंस नजर आता है। तो अभी आप देख पाएंगे अगर आप खरीदारी यहां पर करते हैं तो भी इसकी वैल्यू एट लास्ट यही होने वाली है। ऑफ कोर्स ये कैलकुलेशन अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, बाद में करंट मार्केट प्राइस चेंज होगा तो ये वैल्यू ऑफ कोर्स ये आपको चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे। अभी जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, क्लोज हुआ है, उसके हिसाब से मैंने सारे यहां पर कैलकुलेशन किया है। तो आपको यहां पर 6% का डिफरेंस नजर आता है। तो 67 शेयर्स आप टाटा स्टील के अगर खरीदना चाहते हैं तो उसकी जगह बेहतर डिसीजन ये रहेगा कि आप टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के 10 शेयर्स खरीदिए, क्योंकि वहां पर एट लास्ट ये 67 होने ही वाले
वाले हैं, लेकिन अभी आपको कम प्राइस देना पड़ रहा है। आई होप ये समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं टिन प्लेट में। टिन प्लेट में 10 शेयर्स की वैल्यू ये हो रही है और टाटा स्टील के उसके कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, 33 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो उसकी वैल्यू करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ये निकल कर आती है, 8% का डिफरेंस है। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में यहां पर आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। टाटा मेटालिक्स के बारे में बात करें तो यहां पर जो डिफरेंस है वो 7%, 7.5% का आपको यहां पर नजर आता है, ये भी अच्छा डिफरेंस है। टीआरएफ में चलते हैं। टीआरएफ में आप देख पाएंगे टीआरएफ के 10 शेयर्स की वैल्यू 3,500 है, उसके बदले में आपको सिर्फ 17 शेयर्स टाटा स्टील के मिलने वाले हैं। उसके हिसाब से आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है 1700-1800 रुपए। तो अगर आप यहां पर खरीदारी करते हैं तो क्लियरली आपको यहां पर नुकसान ही हो रहा है। आप अभी टीआरएफ के 10 शेयर्स खरीदेंगे 3,500 में, जो कि एट लास्ट कन्वर्ट होंगे 1700-1800 रुपए में। तो टीआरएफ के शेयर्स खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है ये भी समझ लेते हैं। टीआरएफ एक बहुत ही छोटी कंपनी है, 400 करोड़ की कंपनी है। यहां पर देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो पता भी नहीं था कि टीआरएफ नाम की कोई कंपनी लिस्टेड भी है, जो कि टाटा की कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू भी ज्यादा नहीं है। और यहां पर पिछले 2 हफ्ते में ये स्टॉक आपको डबल होता हुआ नजर आया है। तो आई एम श्योर किसी को पहले से पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, मेगा मर्जर होने वाला है, तो स्टॉक पहले ही आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। इसीलिए यहां पर आपको बिल्कुल भी फेवरेबल यहां पर नजर नहीं आता है। टीआरएफ को क्लियरली अवॉइड करना है। तो यहां पर बेस्ट केस सिनेरियो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के हिसाब से टिन प्लेट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी नजर आती है। टाटा स्टील में अगर किसी को निवेश करना है तो डायरेक्टली अभी टाटा स्टील में निवेश करने से बेहतर यह है कि टिन प्लेट में निवेश किया जाए। उसका एट लास्ट टाटा स्टील का शेयर्स कन्वर्ट हो ही जाएगा और यहां पर आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस भी नजर आता है। आई होप मैं क्लियरली आपको समझा पाया हूं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। ये टाटा स्टील का फाइनेंशियल ट्रेंड है। क्लियरली ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें 2022 में दिखाई पड़ता है। बहुत समय के बाद इतना अच्छा समय टाटा स्टील के लिए आया है, चाहे वो स्टॉक प्राइस के लिए हो या फिर कंपनी के लिए हो। बहुत अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरओई 35% है, आरओसी 28% है, आरओए 14% है। एक मेटल सेक्टर कंपनी के लिए, एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर की कंपनी के लिए ये रिटर्न रेशियोज मतलब बहुत ही अच्छे हैं। पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो भी आपको कितना बड़ा डिफरेंस यहां पर नजर आता है, क्योंकि कोविड-19 के बाद मेटल सेक्टर के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। यहां पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आई, उनका धंधा बढ़ता हुआ नजर आया। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.6 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफी अच्छा है और इंप्रूवमेंट आप देखिए 1.1 चल रहा था, कितना ज्यादा था, अब ये 0.6 हो चुका है। तो क्लियरली कर्जा भी कम होता हुआ नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 33.92% है, जिसमें से 0.53% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 8.6%, अदर डीआईआई 10%, एफआईआई 22%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 26% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम अच्छा नहीं है लेकिन एकदम खराब भी नहीं है, डिसेंट यहां पर हम कह सकते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड का स्टेक कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। अदर डीआईएस का एकदम से बढ़ गया था, फिर अभी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता हुआ नजर आता है। एफआईएस के बारे में बात करें तो यहां पर भी थोड़ा बहुत रिडक्शन पिछले 2-3 क्वार्टर में देखने को मिला है, बहुत बड़ा रिडक्शन नहीं हुआ है। रिटेल कैटेगरी के बारे में बात करें, रिटेलर्स यहां पर स्टेक कंटिन्यूअसली अपना बढ़ाते जा रहे हैं। तो रीसेंट ट्रेंड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आता है। इंस्टीट्यूशन थोड़ा बहुत यहां पर पिछले 2-3 क्वार्टर से निकल ही रहे हैं और रिटेलर्स आपको एंटर होते हुए नजर आए हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 3 का पीई रेशियो जबकि सेक्टर का 14 के आसपास है, 13-14। प्राइस टू बुक रेशियो 1.1 भी नहीं है और सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.5 के भी ऊपर चल रहा है। तो वैल्यूएशन तो क्लियरली काफी ज्यादा चीप चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल दिखाया है। लेकिन मैंने कहीं पर तो एक इंटरव्यू में किसी कोई एक्सपर्ट से सुना था, कोई एक इन्वेस्टर था, उनसे सुना था कि यहाँ पर कमोडिटी में एक्चुअली कैसा रहता है, साइक्लिकल सेक्टर है, तो समय जब बहुत अच्छा चलता है कमोडिटी सेक्टर में, जब प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो स्टॉक प्राइस उतना ऊपर नहीं जाता है वैल्यूएशन को 14-15 का पी रेशो देने के लिए, क्योंकि पता है मार्केट को कि भाई ये साइक्लिकल सेक्टर है, वापस इसका समय खराब आएगा, स्टॉक नीचे गिरेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बड़ी रैली पी रेशियो के हिसाब से देखने को नहीं मिलती है। तो जब भी यहाँ पर पी रेशियो हायर साइड पे होता है वो एक्चुअली थोड़ा सा अलर्ट
हो जाना चाहिए, उसको बहुत सस्ता नहीं समझना चाहिए। ऑलरेडी कमोडिटी का अच्छा साइकिल चल रहा है और जब एक्चुअली यहां पर वैल्यूएशन बहुत हाई नजर आए, 20, 25, 30, 40 का पी रेशियो नजर आए, मतलब अभी कमोडिटी साइकिल खराब चल रहा है, तो साइकिल बदलेगा तब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ये ऑफ कोर्स ये थियरी बेस्ड होता है कि काम करता है, मैंने देखा भी है, लेकिन एक मैंने जो चीज देखी है मैंने आपके साथ शेयर कर दी। पिछले एक साल में स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है, 140 के लेवल से 80 तक आता हुआ नजर आया, वहां से जल्दी रिकवरी आ गई और उसके बाद आपको ये स्टॉक एक रेंज में फंसता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 46 का डेली आरएसआई है, कोई खास मोमेंटम आपको यहां पर अभी तो नजर नहीं आता है क्योंकि स्टॉक रेंज बाउंड है। डेली चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। इसके लिए 103 के आसपास का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है 110 का लेवल। ये भी एक्चुअली रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके ऊपर भी इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको जल्दी नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट तो आपको सेम नजर आएगा क्योंकि कंसोलिडेशन अभी 8 हफ्तों के आसपास हो चुका है। यहां पर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर 113 के आसपास है, सपोर्ट हमारा वही है 103 का लेवल। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे यहाँ पर अगर हम सपोर्ट के बारे में बात करें, सपोर्ट आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा जो कि ये 86 के आसपास लेवल, और रेजिस्टेंस वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिली, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, अभी तक डिसाइसिवली लेवल को तोड़ नहीं पाया है। तो ये 110 से करके 113 के आसपास का जो जोन है वो रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। मैंने जो आपको वो थियरी बताई वैल्यूएशन वाली, यहाँ पर जब ये स्टॉक क्रैश हुआ था हमने यूट्यूब पर बताया था कि टाटा स्टील में आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास चल रहा है। तब भी इसका वैल्यूएशन 20-25 के आसपास पी रेशियो पे चल रहा था। इसमें ऐसा ही रहता है, जब ये गिर गया रहता है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स बिजनेस भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, इसलिए कुछ सालों से गिर रहा रहता है। लेकिन कमोडिटी का साइकिल चेंज होता रहता है, आप पहले भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यूएशन ज्यादा रहता है, यहाँ पर सस्ता होता है, फिर साइकिल खराब होती है तो वापस आपको स्टॉक भी गिरता है, लेकिन प्रॉफिट भी गिरता है, कई बार लॉसेस भी होते हैं और वैल्यूएशन आपको वापस बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि ऐसा लगता है बढ़ रहा है, लेकिन वापस जब साइकिल घूम जाती है तो इस लेवल पे वैल्यूएशन आपको सस्ता नजर आएगा, लेकिन प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो साइकिल अभी पीक के आसपास है। आई होप मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर आते हैं किस प्रकार से हमें काम करना है टाटा स्टील में। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने देखा कि भाई ये जो एमएलकेशन हो रहा है ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, तो हमें किस प्रकार से यहाँ पर काम करना है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं, 110 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर अलर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी तुरंत करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 113 पर ही रेजिस्टेंस है, तो 113 के ऊपर हम खरीदारी प्लान कर सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो भी 113 के ऊपर ये काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। यहाँ पर एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे तो मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। आपको ये जो रैली देखने को मिली है वो आपको ऊपर के साइड पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। 130-140 के लेवल के लिए हम प्लान कर सकते हैं हमारा पोजिशनल ट्रेड टाटा स्टील में, प्रोवाइडेड ये 113 के ऊपर जाता है। स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड 113 के ऊपर ही हमें एक्टिवेट करना है। अब यहां पर बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। साइक्लिकल सेक्टर में मैं पर्सनली यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं ट्रेल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जब तक स्टॉक मोमेंटम में है, जब तक स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, फॉलो करता जाऊँगा, तब तक के लिए यहाँ पर हम बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बाय ऑन डिप्स जैसे हम दूसरी कंपनीज में करते हैं, जो ऑल वेदर स्टॉक्स रहते हैं, चाहे वो FMCG हो गया या फिर बैंकिंग सेक्टर भी हो गया, IT सेक्टर हो गया, ये थोड़ा अलग सेक्टर हो जाता है और साइक्लिकल सेक्टर है मेटल। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि 113 के ऊपर जाए तो ही खरीदारी करूंगा। और फिलहाल जो चाइना से भी न्यूज़ आ रही है हाउस अरेस्ट की, तो ये भी अगर देखिए र्यूमर्स है, एक्चुअली न्यूज़ नहीं है, तो अगर ये सच भी हो जाता है तो भी मेटल सेक्टर पे थोड़ा बहुत बुरा इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो आपको ये गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है और ये स्टॉक आपको 90 ये सारे लेवल्स तक भी मिल सकता है। इसीलिए जब तक यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर खरीदारी के बारे में मैं पर्सनली नहीं सोचूंगा और आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।